Hello everyone. Today in this video we will discuss one case law of CRPC. The name of the case is State of Haryana versus दिनेश कुमार 2008 का ये केस है, ठीक है। और जो ये केस है CRPC सेक्शन 46 से रिलेटेड है, दैट इज़ अरेस्ट हाउ मेड। सो द फैक्ट ऑफ द केस इज़, जो ये केस आया है ये दो अपील से आया है। एक अपील स्टेट ऑफ हरियाणा ने की है और जो सेकंड अपील है वो ललित एंड भूपेंद्र ने की है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनवाई कर रही है। अब इस केस में ये होता है, दिनेश कुमार को इनके खिलाफ एक एफ आई आर दर्ज होती है। तो जैसे ही एफ आई आर दर्ज होती है, ये डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और बेल के लिए अप्लाई करते हैं और इनको तभी इमीडिएटली इनको बेल मिल जाती है। और बेल मिलने के बाद जब इनका केस चलता है तो बाद में लेटर स्टेज में ये एक्विट हो जाते हैं, ये बरी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ऑफेंस में। सेम ललित और भूपेंद्र, इनको भी इनके खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज होती है, ये मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं, बेल मिल जाती है और लेटर स्टेज में ये एक्विट हो जाते हैं। ये तो कहने सिंपल कि एफ आई आर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने गए, बेल मिली और एक्विट हो गए दोनों जने। अब पॉइंट क्या है, अब इन तीनों ने मिली, दिनेश ने, ललित ने और भूपेंद्र ने हरियाणा पुलिस में एज ए कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं। और जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में दो कॉलम थे, 13A और 14। 13A कहता है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कि आप कभी गिरफ्तार हुए हो, और 14 बोलता है कि आपको कभी किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। तो जो दिनेश कुमार है, ये दिनेश कुमार कहता है कि मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ और कभी भी किसी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया। इसकी रीजनिंग क्या थी, क्योंकि भाई मेरे को तो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने चला गया था, मैं बेल मिल गई थी, मैं तो फ्री था, मेरे को कभी अरेस्ट किया ही नहीं गया। ये थी दिनेश की रीजनिंग, और कन्विक्ट तो कभी हुआ ही नहीं है। एंड जो ये ललित और भूपेंद्र केस में थे, इन्होंने इस फॉर्म के अंदर इस 13A को इसको इन्होंने विद हेल्ड कर दिया, इसको भरा ही नहीं, यस नो कुछ जवाब दिया ही नहीं, ठीक है। तो इसके जवाब में जो हरियाणा पुलिस है, इन तीनों को मिली ये माना कि भाई आपको तो अरेस्ट किया, मतलब आप तो ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, आपने तो झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। माना कि आप एक्विट हो गए हो, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन छुपाई है, इसलिए हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। तो उसके खिलाफ इन तीनों ने डीजीपी ऑफ हरियाणा को लेटर लिखता है कि भाई हमें आप नौकरी दी जाए, लेकिन डीजीपी एक नोटिफिकेशन डाल के इसकी जो एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करते ही ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मूव करते हैं, मतलब ये दिनेश कुमार और दोनों ये ललित और भूपेंद्र। जब दिनेश कोर्ट में जाता है तो पंजाब हाई कोर्ट बोलती है कि हाँ, आपको अरेस्ट नहीं किया गया और ना ही आपको कन्विक्ट किया गया, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं डीजीपी के ऑर्डर को, जिसमें उन्होंने आपकी नौकरी को अलाउ नहीं किया था ज्वाइन करने के लिए, हम उस ऑर्डर को क्वेश्चन करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की किसी एक डिवीज़न ने बोला। नेक्स्ट, ललित और जो भूपेंद्र था, उनको भी ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डील कर रही थी, लेकिन इनकी दूसरे जज की बेंच थी। वो उनका जो व्यू था, देखो पॉइंट क्या है, वो ये बोलते हैं कि ललित और भूपेंद्र ने जो 13A में जो बोला था कि क्या आप अरेस्ट हुए हो, उस चीज़ को विद हेल्ड कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपका जो ट्रूथफुल नेचर, जो ऑनेस्टी है, वो डाउटफुल है, इसलिए आप एक अच्छे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते। इस चीज़ को ऐसे मानते हुए ट्रूथफुल को हाइड करने के चक्कर में इन्होंने इस पटिशन को खारिज कर दिया। तो खारिज करते ही पटिशन जो ललित और भूपेंद्र है, ये भी सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट देने के कारण हरियाणा गवर्नमेंट मूव करती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इन तीनों को मिली, दिनेश को और इसको ललित एंड भूपेंद्र को अपॉइंटमेंट दे देती है। अब अपॉइंटमेंट कैसे देती है, क्या क्या रीजनिंग होती है, अभी ये हमारा केस है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग यूज़ की है, पहली जो उनके सामने जो डिस्कशन पॉइंट था, लीगल इशू था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अरेस्ट, कि अरेस्ट होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी, ठीक है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट इस चीज़ का जो क्वेश्चन था वो ये था कि दिनेश, ललित और भूपेंद्र, ये तीनों मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित पेश हुए जुडिशियल कस्टडी, इसका मतलब दे वर इन जुडिशियल कस्टडी। तो क्या जुडिशियल कस्टडी भी कॉन्स्टिट्यूट करती है अरेस्ट को, यस या नो? ये था इनका जो मेन डिस्कशन, जो लीगल इशू था इनका। अब देखते हैं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 46 ऑफ CRPC को देखा, जिसके अंदर लिखा हुआ है अरेस्ट हाउ मेड। तो जो क्लोज 1 है CRPC सेक्शन 46 की, वो ये कहती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी अदर पर्सन
वो अक्यूज्ड के पास जाएगा। यदि अक्यूज्ड वर्ड या एक्शन से अपना अपना जो सरेंडर है वो सबमिशन कर देता है कि हाँ भाई मैंने सबमिट कर दिया वर्ड और एक्शन से, तो पुलिस उसको अरेस्ट, दैट विल बी कंसिडर एज अरेस्ट। या अदरवाइज टच या कन्फाइन ऑफ द बॉडी दे विल डू, जो कहते नहीं है कि हथकड़ी लगाती हैं, वो कब करेंगे, यदि उन्होंने उस अक्यूज ने वर्ड या एक्शन से सबमिशन नहीं किया, ये बोल दे या फिर एक्शन कर दे कि हाँ मैं आपके साथ चल रहा हूँ चलो, तो भी अरेस्ट माना जाएगा। यदि वो वर्ड और एक्शन से सबमिशन नहीं करते तब आपकी बॉडी को वो टच करेंगे, टच मतलब हथकड़ी पहनाएंगे और कन्फाइन कर लेंगे आपकी बॉडी को, आपको लेके जाएंगे। क्लोज 2 बोलती है यदि अक्यूज रजिस्ट करता है तो पुलिस कैन यूज फोर्स। कैसा फोर्स? ऑल नेसेसरी मीन, कि कुछ भी और जितने भी तरीके हो सकते हैं नेसेसरी मीन के उसको आपको पकड़ने के, द पुलिस कैन डू। ठीक है। थर्ड, जो पुलिस ऑफिसर और अदर पुलिस ऑफिसर हैं, यदि वो किसी अक्यूज्ड को, जो अक्यूज्ड ही इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उस केस में आप उसको डेथ कोज नहीं कर सकते उसको पकड़ते वक्त। ठीक है। लेकिन पुलिस कई बार इसका मिसयूज़ करती है, जैसे भी विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, उसमें क्या किया कि बिकॉज ही वॉज ए अक्यूज्ड ऑफ डेथ तो उसको मार दिया। ठीक है। तो मार भी दिया जाएगा उसको पकड़ने में, तो वो बच जाएगा। ठीक है। और जो फोर्थ है वो विमेन से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि यदि कोई विमेन है जो अक्यूज्ड, यदि कोई विमेन है तो उसको पकड़ने वुमेन पुलिस ऑफिसर जाएगी। कब? पहली बात तो नाइट में उसको पकड़ नहीं सकते, वो किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ नाइट। नाइट क्या है ये भी डिफाइन कर रखा है। नाइट का मतलब वो टाइम आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर टाइमिंग अलग है नाइट का, और यहाँ पे गुजरात में कुछ अलग है क्योंकि 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है। तो नाइट को डिफाइन किया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि नाइट में उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं तो उस केस के अंदर एक विमेन पुलिस ऑफिसर राइटिंग में परमिशन लेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फ्रॉम ऑफ क्लास 1, उनसे परमिशन लेगी कि ड्यूरिंग दी एक्सेप्शनल केस कि हमें इस विमेन को अरेस्ट करना है। ठीक है। ये है सेक्शन 46 ऑफ दी CRPC। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से आपको? ये समझ में आ रहा है कि भाई अरेस्ट का मतलब हथकड़ी पहनाना ही नहीं है। यदि ये वर्ड और एक्शन से यदि किसी ने सबमिशन कर दिया है दैट ऑल्सो अमाउंट टू अरेस्ट। ठीक है। अरेस्ट का मतलब सिर्फ हथकड़ी पहनाना ही नहीं होता। यदि आपने अपनी सबमिशन दे दिया है, आपने सरेंडर कर दिया बाय एक्शन और वर्ड, वो भी अरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब ये है। अब जब ये डिस्कशन चल रहा था तो सेकंड पॉइंट हमारा है, हम डिस्कशन करते हैं कि रेस्पोंडेंट और अपेलेंट जो भी थे इनका व्यू क्या था। यहाँ पे अपेलेंट कौन है? हरियाणा गवर्नमेंट। तो हरियाणा गवर्नमेंट का व्यू क्या था? हरियाणा गवर्नमेंट को इसमें जो काउंसिल थे वो मिस्टर चौधरी, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग हरियाणा गवर्नमेंट। ही सेड कि जो दोनों बंदे हैं, मतलब दोनों पार्टी, दिनेश भी और ललित एंड भूपेंद्र भी, ये मजिस्ट्रेट के सामने गए हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट। कस्टडी ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि ये अपनी मर्जी से आ तो गए, बट नाउ दे आर नॉट फ्री टू मूव बाय देयर ओन चॉइस। ये आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे किसकी मर्जी से? जज की मर्जी से। जो इनको बेल मिल रही, जो बेल आपने इनको प्रोवाइड की है, यदि आप इनको बेल प्रोवाइड ना करते, इसका मतलब क्या है? वो जेल में चले जाते। तो इसका मतलब अरेस्ट तो हो चुका है इनका। ये व्यू था इसका मिस्टर चौधरी का। और मिस्टर चौधरी बोलते हैं कि अरेस्ट का मतलब ही क्या होता है? अरेस्ट का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है वो यही है कि रेस्ट्रेंट ऑन वंस मूवमेंट, किसी की मूवमेंट को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, वही अरेस्ट का एक ऑर्डिनरी मीनिंग है। अब जो रेस्पोंडेंट साइड था दिनेश, उनका एडवोकेट जो मिस्टर पटवालिया, वो रिप्लाई करते हैं कि टेक्निकली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जब हम जाते हैं तो हम जुडिशियल कस्टडी में हैं, लेकिन इस केस के अंदर किसी भी पर्सन ने नोबडी इवन अटेम्प्टेड टू रेस्ट्रेन हिज मूवमेंट। ठीक है। और एज ए लेमैन उनका अरेस्ट हुआ ही नहीं। मतलब ये जो पटवालिया हैं ये बोलते हैं कि भाई किसी भी पर्सन ने उसकी बॉडी को रेस्ट्रेन करने की कोशिश ही नहीं की, इसने कहीं पे भी अपना एक्शन या वर्ड से अपना अरेस्ट तो किया ही नहीं। एज ए लेमैन इसका कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। और जो एडवोकेट इनके मिस्टर पटवालिया, ये रोशन बीवी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जो केस है 1984, उस केस का हवाला देते हुए ये बोलते हैं कि भाई यदि किसी भी बंदे को आप इंटरोगेशन के लिए बुला रहे हैं तो दैट डजंट अमाउंट टू अरेस्ट। और वो हवाला देते हैं कस्टम एक्ट 107 एंड 108 सेक्शन का। ये कहते हैं कि कभी भी कस्टम ऑफिसर कैन कॉल एनी अक्यूज पर्सन और एनी पर्सन
जिसके ऊपर शक है कि हम आज कि ये पर्सन अक्यूज हो सकता है, तो उसको बुला सकते हैं फॉर इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन में आना मतलब उसको अपनी कस्टडी में ले लेना इज़ नॉट अरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, कस्टडी और अरेस्ट दीज आर नॉट सिनोनिमस, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। इस केस के अंदर जो रोशन बीवी केस है इसके अंदर इसकी वर्डिक्ट था। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ अरेस्ट और कस्टडी में? रिलेशन ये हुआ, जो अरेस्ट है वो सबसेट है कस्टडी का, मतलब ऑल अरेस्ट आर इन द कस्टडी बट ऑल कस्टडी आर नॉट अरेस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ कि जो कस्टम ऑफिसर है ही कैन कॉल एनी पर्सन फॉर इंटरोगेशन, बट इट डजेंट मीन कि वो कस्टडी में आ गया तो ही इज अरेस्टेड और डिटेन्ड during that custody, though during that custody mainly he is under the interrogation part, so and this interrogation doesn't amount to an arrest। ये था कोर्ट का कहना उस टाइम पे। और जो तमिलनाडु जो मद्रास जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने दे रिलाइड अपॉन द लीगल डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट। अब जो डेफिनेशन है, जो ये हॉल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड है, इसके अंदर दो डेफिनेशन दी गई हैं, एक नेचुरल डेफिनेशन और एक लीगल डेफिनेशन। नेचुरल क्या बोलती है कि किसी भी बंदे की मूवमेंट को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, ये नेचुरल चीज़ है। लीगल क्या है, आप यदि किसी की कस्टडी ले रहे हो तो जब भी किसी भाई जैसे अभी कस्टडी किसकी लोगे, एक पर्सन की लोगे, यहाँ पे एक पर्सन है और एक पर्सन ये है, तो ये पर्सन इसकी कस्टडी ले रहा है, तो जो ये पर्सन कस्टडी ले रहा है ये कैसे ले रहा है, कोई ना कोई तो लॉ होगा जो उसको ऑथराइज कर रहा है ताकि इसकी कस्टडी ले ले। मतलब जब ये अक्यूज्ड किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास गया है बेल लेने के लिए, देन ही इज़ ऑथराइज्ड पर्सन टू गिव हिम बेल और नॉट बेल। ठीक है, तो मतलब ये लॉ के अंडर में आ चुका है। ही सबमिटेड हिज विलिंगनेस कि हाँ आप मेरे को अरेस्ट कर सकते हो। यदि जज को लगता है कि इसको बेल नहीं दी जा सकती तो जज उसको अरेस्ट भी कर सकता है, उस टाइम पे उसको कस्टडी में ले सकता है। इसका मतलब ये है लीगल डेफिनेशन का। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है किसी भी अरेस्ट का, इंटेंट टू अरेस्ट। ठीक है ना, जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, इंटेंट टू अरेस्ट बाय हुम, बाय एनी पर्सन हु इज अंडर द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ टू टेक द कस्टडी, ये इसका मतलब। और जो सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट केस साइट किया दैट इज निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर 1980। तो जब हम एग्जाम में लिखेंगे हम पहले इस केस को लिखेंगे, बाद में इस केस को, जो पहले वाला था ये कौन सी बीवी था ये, रोशन बीवी। ठीक है, तो निरंजन सिंह केस में ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सेक्शन 439 है जिसके अंदर बेल मिलती है वो कब मिलती है, जब कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में आता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करती है कि यदि इसको बेल ना मिलती तो इसके साथ क्या होता, जिसका मतलब तो इसके कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके अंदर इसको जेल हो सकती थी, इसको अरेस्ट किया जा सकता था। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट कहती है जो आप कस्टम एक्ट का जो हवाला दे रहे हो वो ठीक है, वो उस कस्टम एक्ट के लिए ठीक है कि इंटरोगेशन इज़ नॉट अमाउंट टू अरेस्ट, लेकिन इस केस के अंदर जो सेक्शन 439 का यूज़ किया गया है टू गेट द बेल। ठीक है, मतलब 439 में यदि वो लॉफुली उसने अपने आप को सरेंडर किया है बिफोर द जुडिशियल कस्टडी, तो इसका मतलब क्या है, कस्टडी कौन सी कस्टडी होगी ये, इसका मतलब क्या है, फिजिकल कंट्रोल उसने दे दिया है, मतलब उसने अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट हो गया है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और जो कस्टडी है इसका मतलब सिर्फ एक अरेस्ट ही नहीं होता, इसका मतलब फिजिकल सरेंडर भी है। क्यों, यदि वो फिजिकली उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो बेल मिले ना मिले किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि जज उसको बेल ना देता इसका मतलब ही इज़ अक्यूज्ड और ही विल बी अरेस्टेड। ठीक है ना, इसकी कस्टडी मिल जाएगी उसको। अब तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा, फिर उसकी पुलिस कस्टडी भी दे सकती है वो कि भाई रिमांड पे दे देगी। ठीक है, अब जो मिस्टर चौधरी है उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो 439 में जो बेल मिल रही है वो बेल केवल तभी मिल सकती है यदि वो यदि किसी ऑफेंस का अक्यूज्ड है। भाई जो 439 में जो उसको बेल मिली है, जो मैजिस्ट्रेट के सामने भागे चले गए थे कि हमें बेल दे दीजिए, वो बेल कब मिली इनको, वो बेल केवल इनको तभी मिली है जब ये किसी ऑफेंस के अक्यूज्ड हैं। यदि ऑफेंस के अक्यूज्ड ही नहीं होते तो बेल मिलती ही क्यों, सही बात है ना।
और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 46 को साइड किया कि भाई जिसमें जो अरेस्ट लिखा हुआ है, अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हथकड़ी लगाना ही अरेस्ट है। यदि आपने वर्ड या एक्शन से सबमिट कर दिया वो भी आपका एक अरेस्ट ही माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर क्या करती है, एक लिबरल व्यू लेती है और इस पिटीशन को डिसमिस करती है, ये कहते हुए कि भाई जो ये दिनेश वाला जो पॉइंट था कि ये डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गए हैं और मजिस्ट्रेट ने उनको बेल ग्रांट कर दी है अंडर सेक्शन 439, ये दिस डजंट अमाउंट टू अरेस्ट, ये व्यू गलत है, ये अरेस्ट है। लेकिन जो ये पर्सन है दिनेश, और जो दिनेश है, लेकिन ही हैज़ एक्टेड इन ए गुड फेथ, इन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसलिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट एज ए लेमैन हम इनको इसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। दिनेश के पक्ष में फैसला सुनाया, हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए हैं। और जो ललित एंड भूपेंद्र वाला जो केस था उसमें बोला कि जो हाईकोर्ट का जो ओपिनियन था कि हाँ ये अरेस्ट माने जाएंगे, तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये डिवीज़न बेंच थी इनका डिसीजन ठीक है, इनका डिसीजन गलत है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना भी और उनको बेल मिलना भी अंडर आर्टिकल 439 सेक्शन 439 दिस अमाउंट टू अरेस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन फिर भी अरेस्ट और कस्टडी को ढंग से डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक लिबरल व्यू लेते हुए दिनेश को, ललित और भूपेंद्र को इनको बोल दिया कि आप तीनों ज्वाइन करो हरियाणा पुलिस, लेकिन जो आपकी सैलरीज होगी वो फ्रॉम दिस जजमेंट डेट दी जाएगी, ना कि जब से आप सेलेक्ट हुए तब से। तो ये वो केस था, ठीक है। आई होप कि ये थोड़ा हार्ड टेक्निकल केस था कि कब अरेस्ट होगा कब कस्टडी होगी। मेनली सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 46 जिसके अंदर जो अरेस्ट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अरेस्ट जो वर्ड प्लस एक्शन से माना जाएगा, उसको साइड किया। और सेक्शन 439 ऑफ CRPC जिसके अंदर जो बेल मिलेगी वो केवल तभी मिलेगी जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया इन द जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो जुडिशियल कस्टडी में आना भी एक टाइप का अरेस्ट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।